तो देखो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर करने वाले दैट इज मनी एंड बैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो सबसे पहले देखो मनी क्या है। मनी थी कुछ नहीं है, एक प्रोक्लेम्ड मनी इज एनीथिंग प्रोक्लेम्ड बाय लॉ, जो लॉ के कहा गया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे पेपर नोट्स हो गया, कॉइन्स हो गया, वो हो गया। अच्छा, फिएट मनी क्या है? द मनी व्हिच डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू इज कॉल्ड फिएट मनी। एग्जांपल करेंसी नोट्स। इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जो बोलेगा वही होगा, तो वो होता है फिएट मनी। सीनियोरेज क्या होता है? बेसिकली द फेस वैल्यू ऑफ द करेंसी। मान लो 100 रुपये का नोट है, ठीक है, 100 रुपीज नोट है, उसको बनाने में 4 रुपया खर्चा हुआ, तो दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द नोट और कॉइन जो है, वो आप 4 रुपया जो है सीनियोरेज बोलोगे। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई बेसिकली जो भी पैसा सर्कुलेशन है पब्लिक में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम लोग मनी सप्लाई कहेंगे। और ये बेसिकली एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं टूल्स। मनी सप्लाई कितना है उसको मेजर करने के लिए व्हाट आर द टूल्स। सबसे पहले देखो M0 मतलब रिजर्व मनी। रिजर्व मनी मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो। बैंक का डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंक ने जो डिपॉजिट करके रखा है आरबीआई में, आधा डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास आधा, तो ये तीनों को मिला गया, तो दैट इज M0 रिजर्व मनी। M1 नैनो मनी में क्या आता है? इसमें क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के पास क्या करेंसी है। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग के पास कितने डिमांड डिपॉजिट है, और आधा डिपॉजिट आरबीआई, आधा डिपॉजिट कितने हैं। M2 मतलब M1 तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ सेविंग्स डिपॉजिट, बैंकिंग सिस्टम के बाद जो सेविंग्स अकाउंट है वो रहेगा। M3 ब्रॉड मनी आता है, ठीक है, उसमें क्या होगा? M1 तो आएगा, M1 आएगा, उसके साथ टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। इसमें सेविंग डिपॉजिट, ये टाइम डिपॉजिट, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो होता है ना, 5 साल 6 साल, उसको टाइम डिपॉजिट कहते हैं। और M4 में क्या होगा? M3 तो रहेगा रहेगा, उसके साथ ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट सेविंग्स अकाउंट बैंक। सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो पोस्ट ऑफिस में जो रहता है वो भी रहेगा M4। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। M0 किसको कहते हैं? M1, M2, M3, M4 सब लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी मल्टीप्लायर क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी टू रिजर्व मनी। मल्टीप्लायर क्या है? ब्रॉड मनी और रिजर्व मनी का आप अगर करोगे तो आ जाए, तो देखो क्या है? M3/M0, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मनी ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट होता है। आप देखते हो आज के डेट में बहुत हाइप भी है। इट इज बेस्ड ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड लेजर बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन हो गया, यूथेरियम हो गया, ये होता है। बैंकिंग देखो, बैंकिंग हिस्ट्री हो, अगर स्टार्टेड इन 1770, उस टाइम बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे उस टाइम। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। ये जो है बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बन गए। आफ्टर दैट इट वाज कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में एसबीआई बना। रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस इन 1922 बाय हिटलॉन्ग यंग ने बनाया। 14 बैंक जो नेशनलाइज्ड हो चुका है वो दैट इज इन 1969 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा रिजर्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेटअप किसने किया था? हिल्टन यंग कमीशन, स्टैब्लिश इन 1945 अंडर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन सेटअप हुआ था 1922 में, नेशनलाइज इन 1949 में आरबीआई हुआ अंडर आरबीआई एक्ट 1948। फर्स्ट गवर्नर कौन बने? ऑसबॉर्न स्पीड। फर्स्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख। मनमोहन सिंह इज द ओनली पीएम हु सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ आर्मी। वो एकमात्र जो है प्राइम मिनिस्टर जिसने गवर्नर आरबीआई के हिसाब से भी उन्होंने रोल प्ले किया था गवर्नर का। फर्स्ट हेडक्वार्टर इन कोलकाता, देन इन मुंबई 1937 में हो गया। इट हैज 4 जनरल ऑफिसेस एंड 22 रीजनल ऑफिसेस। एम्ब्लेम ऑफ आरबीआई क्या है? टाइगर एंड पाम ट्री, आलियर लायन था, ठीक है। ये भी याद, पहला क्या था अभी क्या है वो भी पूछ लेता है। फाइनेंशियल ऑफ आरबीआई क्या? एवरी ईयर 1 जुलाई ऑफ दैट ईयर टू 30 जून ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्योंकि देखो नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं है, 1 जुलाई टू 30 जून। ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ आरबीआई गवर्नर, नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर, टेन्योर 5 साल है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितना टेन्योर होता है। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन है? 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड, 1 डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत बार पूछता है, ये तो इजी है। देखो ऑफिशियल डायरेक्टर कौन है? गवर्नर होगा एक, और नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर, 4 से ज्यादा नहीं हुआ, टेन्योर 5 साल होता है। और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में देखो 10 डायरेक्टर जो वेरियस फील्ड से लिए जाते हैं, एक डायरेक्ट नॉमिनेट होता है 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई, ठीक है, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई कंटिन्यू टू वर्क एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा 1947 तक, पाकिस्तान 1948 तक, कुवैत 1959 तक, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है।
आरबीआई क्या करता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कौन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है। रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड द पेमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करता है, इशूइंग करेंसी नोट्स करता है, क्रेडिटिंग शॉर्ट टर्म लोन्स टू गवर्नमेंट भी देता है। ओके, सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई क्या क्या देखो, डीजी डिजिट इंश्योरेंस एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीआरबी एनपीएनएल भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रेबिट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और इफ्टास इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइसिस सर्विसेज। फंक्शंस ऑफ आरबीआई का देखो देखो सबसे पहले इशूअर ऑफ बैंक ऑफ नोट्स, इट इशू बैंक नोट्स कॉइन्स एंड इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ बैंक नोट्स इशू करता है, कॉइन इशू करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंक को वो क्या है, इट प्रोवाइड लोन्स टू बैंक, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को ही देता है। बैंकर्स टू बैंक, बैंक को भी लोन देता है। इट ऑल बैंक इज इन कप दे पार्ट कैश एट आरबीआई डिपॉजिट एंड लायबिलिटी टाइप्स होता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, भैया कोई नहीं मिलेगा लास्ट में, आरबीआई है ना, ऐसा होता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो आरबीआई जो है कस्टोडियन है, इसको रहता है। इससे क्या होता है, आपका एक्सचेंज रेट को स्टैब्लिश किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाता है। रेगुलेटर ऑफ बैंक, इट रेगुलेट्स ऑल द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, जितने भी प्राइवेट और पब्लिक में है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट वाला हो, सभी को वो रेगुलेट करता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई, आरबीआई कंट्रोल करता है वॉल्यूम ऑफ मनी कितना होगा, कभी उसको बढ़ा देता है कभी कम कर देता है, ठीक है, तो उस हिसाब से काम करता है। लाइबिलिटीज ऑफ बैंक क्या क्या होता है देखो, एक डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी, अदर डिमांड। दिस आर लाइबिलिटी व्हिच बैंक हैव टू पे ऑन डिमांड। डिमांड लाइबिलिटी मतलब जब बैंक को डिमांड आने में पैसा देना, जैसे करेंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, मार्जिन हेल्ड, लेटर, ये डिमांड आने से उनको पेमेंट करना है। टाइम लिक्विडिटी मतलब एक स्पेसिफिक टाइम, हैव टू पे आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे फिक्स डिपॉजिट 5 साल का किया तो 5 साल बाद ही देना है ना। कैश सर्टिफिकेट, क्यूमुलेटिव, ये सब होता है। अदर डिमांड में क्या होता है देखो, जैसे कुछ एक्रूड डिपॉजिट है, अनपेड डिविडेंड है, सस्पेंस अकाउंट बैलेंसेस है, कैश कोलेटरल, ये सब। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होता है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज माइनस एसेट ऑफ बैंक विद अदर बैंक्स। तुम्हारा डिमांड टाइम लायबिलिटीज कितना है, डिमांड और टाइम लायबिलिटीज ये वाला और ये वाला कितना है, उसके साथ एसेट ऑफ बैंक्स विद अदर बैंक के पास कोई एसेट आपका है, कोई डिपॉजिट है, उसको माइनस कर दोगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई टू इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया। कुछ नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी कितना पैसा मार्केट में रहेगा, यही बेसिकली काम रहता है। क्रेडिट कंट्रोल देख लो, इंस्टीट्यूट एक तो होता है क्वालिटेटिव मेजर्स, एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में पहले क्या आएगा, बैंक रेट, और एक क्या होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रिपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब आपका आएगा लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। अब एक एक चीज समझते हैं अच्छा से। बैंक रेट क्या है, बेसिकली द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक without any approved security, it is fixed by RBI as 25 basis point above the repo rate। क्या है बेसिकली, जो आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन देती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, इसमें क्या 25 बेसिस पॉइंट अबव रिपो रेट में फिक्स करके रखा है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ, ये क्या होता है, इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच अलाउ बैंक टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेस एग्रीमेंट। ये क्या होता है, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी है जिससे अलाउ बैंक टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेस एग्रीमेंट से बोरो कर सकते हैं। रिपो रेट क्या है देखो, द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू शेड्यूल्ड बैंक ऑफ इंडिया। जब आरबीआई बैंक को लोन दे उसको क्या होगा, रिपो रेट। उल्टा होगा क्या, जब द रेट एट विच आरबीआई टेक्स शॉर्ट टर्म, अगर आरबीआई ले तो उसको हम लोग रिवर्स रिपो रेट। तो रिपो रेट याद रखो, रिपो रेट आरबीआई ने बैंक को दिया, आरबीआई टू बैंक, ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स रिपो रेट क्या हो जाएगा, बैंक टू आरबीआई। तो एक याद रखो ना ये वाला। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, इट इज इन 2011 ऑल द एससीबीज हैविंग करेंट अकाउंट विद आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैव आरबीआई विद अवेल एमएसएफ करना होगा 2011 से। ओके, दे कैन अवेल एन ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन एट 2% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ सेकंड प्रोसीडिंग फोरनाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल। इसमें क्या होता है, 2% आपका वो शॉर्ट टर्म लोन ले सकता है, कितना ना, उसके पास जितना नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है उसका 2% अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल देके। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट बाय द आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचता खरीदता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट में देखो, एक तो आता है कैश रिजर्व रेशियो, एक आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रिजर्व रेशियो में क्या है, एक परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिमांड एंड लायबिलिटी शेड्यूल्ड बैंक दैट अ शेड्यूल्ड बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू डिपॉजिट द सेंट्रल बैंक आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश में आपको एक परसेंटेज ऑफ पैसा जो है आपको डिमांड और टाइम लायबिलिटी जो भी होगा वो आपको रखना पड़ेगा
आरबीआई के पास। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और एसएलआर क्या होता है? इट इज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लिक्विडिटी ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दैट आर टू बी केप्ट विद देम ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज। इसमें रेंज बेसिकली 0 to 40% रखना होता है उनके पास। ये आरबीआई के पास जमा नहीं देना है, बैंक खुद के पास रखेगा इन द लिक्विड फॉर्म, सो दैट कभी भी डिमांड आए तो संग संग वो उसको लिक्विडिफाई करके पेमेंट कर सके कस्टमर्स को। नहीं तो बैंकक्रफ्ट हो जाएगा। मान लो कस्टमर्स गया बैंक में, आपके पास पैसा नहीं है, लिक्विड नहीं है, मान लो कोई 100 करोड़, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसको 100 करोड़ जरूरत पड़ गया, बैंक के पास गया, बोलो मुझे 100 करोड़ दो, अब बैंक के पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा? तो उस टाइम तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा बैंक का। तो इसीलिए उन लोग को क्या होता है, कैश रखना होता है या गोल्ड या मान लो कुछ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी, ये सब रखना होता है। अब देखो क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो इन्फ्लेशन घटाने के लिए इसको बढ़ा दिया जाता है और इन ऑर्डर टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसको डिक्रीज किया जाता है। दो अलग है, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। एसएलआर देखो इन्फ्लेशन के लिए इंक्रीज, रेपो रेट भी इन्फ्लेशन समझ लो, तीनों में इंक्रीज होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन घटाने के लिए सबको इंक्रीज करना पड़ता है, तो इसको तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर बोले इन ऑर्डर टू इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दो, स्टैट्यूटरी रेशियो को बढ़ा दो, रिपो रेट को बढ़ा दो, क्योंकि पैसा मार्केट में रह ही रहेगा। अगर जो भी नागरिक है उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कुछ खरीदेंगे नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। और इन ऑर्डर टू इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सभी को डिक्रीज करो, तो ये याद रखना अच्छा रहे बहुत। रिवर्स रेट में देखो, रेपो रेट, रिवर्स रेट, ये भी इंक्रीज है बाय सेलिंग गवर्नमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय सेलिंग गवर्नमेंट, ये भी डिक्रीज बाय परचेसिंग, ये परचेसिंग होगा, खाली याद रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए परचेसिंग होगा। क्वालिटी इंस्टीट्यूट का क्रेडिट कंट्रोल क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ये आपका क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट कंट्रोल है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये क्या होता है? इट वाज क्रिएटेड इन 2016, आरबीआई एक्ट 1934 वाज अमेंडेड इन 2016 टू प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी एंड इंस्ट्रूमेंट फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के लिए। आरबीआई गवर्नर ही चेयरमैन होता है एमपीसी के लिए। देयर आर 6 मेंबर इन एमपीसी, टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 6 मेंबर है। द मेंबर फ्रॉम आरबीआई, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, वन ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय आरबीआई, रिमेनिंग 3 मेंबर चोजन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जो 3 है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चूज किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम समझ लो, सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, 3 ब्रॉड कैटेगरी। कॉमर्शियल बैंक में भी देखो, एक तो द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। अब देखो ये नॉन शेड्यूल छोड़ दो, कॉमर्शियल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में एक होता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन, आरआरबी। और पब्लिक सेक्टर में एक एसबीआई है अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, और बाकी नेशनल है, जैसे पंजाब बैंक हो गया, जो भी अलग है वो सब। अब देखो कोऑपरेटिव में स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, ठीक है। और एक क्या होता है कोऑपरेटिव में, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो है वो होता है कोऑपरेटिव। एक तो स्टेट हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक प्राइमरी एग्रीकल्चर। और डेवलपमेंट बैंक्स में देखो, एक तो नाबार्ड आ जाएगा, सिडबी, आईएफसीआई, एक्सिम, एनएचबी, मुद्रा बैंक, ये सब आपका डेवलपमेंट बैंक्स में आ जाए। तो ये ब्रॉड कैटेगरी समझ लोगे तो आपको पूरा खत्म हो जाएगा। क्राइटेरिया फॉर देखो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या है, पेड अप कैपिटल रिजर्व शुड बी 5 लाख और मोर, it should satisfy the RBI that their affairs not being conducted in a manner determined to the interest of their depositor. 14 banks was national in 1969 में। In 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडियन मार्ज विद पंजाब नेशनल बैंक के साथ मार्ज हो गया। रीजनल वुमेन्स बैंक, गवर्नमेंट हैज 50% स्टेक इसमें है। कंट्रोल कौन करता है? रीजनल रूरल बैंक को नाबार्ड करता है। देयर आर अराउंड 56 आरआरबी इन इंडिया, टोटल 56 से ज्यादा आरआरबीज है। मैक्सिमम इन यूपी, सबसे ज्यादा यूपी में। आरआरबी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एम नरसिम्हम ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एम नरसिम्हम ग्रुप, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक में बात करें तो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में। कब स्टैब्लिश हुआ? 12 जुलाई 1982 बाई सिवरम कमिटी से। ये भी पूछता है कौन से कमिटी से रिकमेंड होकर नाबार्ड बना है। इट प्रोवाइड क्रेडिट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल नीड्स, बेसिकली इसका काम क्या है? एग्रीकल्चर या रूरल, ग्रामीण में जो भी नीड्स है उसको कैटर करता है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म अच्छा से याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। कब एस्टैब्लिश हुआ? 1990 में। ये भी क्या करता है? बेसिकली एमएसएमई, जो छोटे मोटे बिजनेस है ना, उसको वो प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम वाले को। इफ्की, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश 1948 में। ये लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म लोन देता है वेरियस सेक्टर्स को, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर, ये सब। एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश 1982। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एस्टैब्लिश 1988, हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, इसका फुल फॉर्म है। एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली सेविंग्स नहीं खोल सकते, ये बेसिकली एंगेज होते बिजनेस, जैसे लोन्स, एडवांसेस,
या शेयर बॉन्ड का एक्विजिशन करना, सेलिंग करना डिवेंचर को, ये करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दैट लीड टू स्मॉल यूनिट स्मॉल मार्जिनल फार्मर को देता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2017 में ये बना, ऑफर डिमांड डिपॉजिट सच एज सेविंग्स एंड करंट अकाउंट अप टू बैलेंस ऑफ 1 लाख। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई है। आप देखा NPCI जो है, अभी आप UPI वो जो भी देखते हो सब इनका किया जा रहा है, ठीक है। सम प्रोडक्ट ऑफ NPCI देखो क्या क्या, UPI में अभी जो बोला था, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, रुपे कार्ड देखोगे, स्टार 99 हैश सर्विस है, भीम ऐप इन्होंने बनाया है, फिर भारत बिल पेमेंट सिस्टम BPPS इन्होंने किया है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस नेच। अभी देखना कोई भी आपका मैसेज आया बिल का, लोन का, कोई भी आपका चेक क्लियरिंग होता है ना, तो इससे मैसेज आया, लिखा होता है नेशनल ऑटोमेटिक NACH। अच्छा, चेक्स में देखो बहुत इंपॉर्टेंट, चेक्स क्या है? चेक इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट। ड्रॉयर जो चेक लिखता है, ड्रॉई जिसको चेक दिया जाता है। बियर चेक मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू चेक दैट इज पेबल टू हुएवर प्रेजेंट द चेक। किसी के नाम से अगर आप चेक लिख दोगे वो जाएगा आपका बैंक में, उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। अनक्रॉस्ड या ओपन चेक मतलब क्रॉस नहीं है, उसका क्या है? व्हेन द चेक इज नॉट क्रॉस्ड इट इज नोन एज ओपन चेक। ओके, द पेमेंट ऑफ सच अ चेक इज ऑब्टेन एट द काउंटर ऑफ द बैंक। इसमें क्या होगा? अकाउंट में जमा देने की जरूरत नहीं है, आप जाओ काउंटर में, आप ले लो। क्रॉस चेक, क्रॉसिंग द चेक मींस ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस, जिसे क्रॉस ऐसे दिया होता है। अकाउंट पेई आप लिख देते हो, अकाउंट पेई। इसमें क्या होता है? A cross check cannot be encashed on the counter, but it can be carried to payment's account. ये काउंटर में और नहीं मिलेगा, आपको अकाउंट में ही डालना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट कुछ नहीं होता है, एक प्रीपेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आप जाके पेमेंट करते हो बैंक में। बैंक आपको जो है, मान लो कभी कभी देखना कि कॉलेज एडमिशन या कहीं के लिए ये आपको बोला है डिमांड ड्राफ्ट देना है, तो आप मान लो 1 लाख का, आप जाके पहले बैंक के पास 1 लाख रुपया जमा कर दो। बैंक आपको एक डिमांड ड्राफ्ट काट के देगा, उसमें क्या है, जिसको आप भेजोगे ना, मान लो कोई भी कॉलेज है, ABC कॉलेज, तो उस कॉलेज का नाम रहेगा, 1 लाख रुपया रहेगा, आप जाके डिमांड ड्राफ्ट उस कॉलेज में दे दोगे, फिर बैंक जो है उस कॉलेज को वैसा ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इट इज विथड्रॉ, जो डेबिट कार्ड लगा के हम लोग पैसा विथड्रॉ करें। अभी तो आ भी जा रहा है आपका, जैसे SBI ने लॉन्च किया है योनो कैश, आप जाओगे वहां पे योनो आपका ऐप रहेगा, तो वहां से भी आप बिना कार्ड के पैसा उठा सकते हो। MDR क्या है? मर्चेंट डिमांड रेट, इट इज द फी पेड बाय द मर्चेंट टू अ बैंक। IFSC कोड बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। फर्स्ट 4 कैरेक्टर रिप्रेजेंट द एंटिटी, fifth second defaulted with a 0 for future use, last 6 character denote the bank branch identity। कौन सा बैंक ब्रांच है उसका आइडेंटिटी। MICR कोड के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड 9 डिजिट कोड होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई बैंक एंड ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। द फर्स्ट 3 डिजिट रिप्रेजेंट द सिटी कोड, मिडिल 3 रिप्रेजेंट द बैंक कोड एंड द लास्ट 3 रिप्रेजेंट द ब्रांच कोड। MCR इज रिटन एट द टॉप ऑफ द चेक। MCR कहां पर होता है? चेक के टॉप में रहता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, CBS हम लोग कहते हैं। CBS में क्या है? कोर स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज होता है। CBS इज अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस होता है, जहां पे आप अकाउंट होल्डर ऑपरेट करता है अपने अकाउंट, अवेल ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑन CBS नेटवर्क। रिगार्डलेस कहां पे भी उसका मेन ब्रांच है, कहीं पे आप कहीं से भी, मान लो मेरा बैंक जो है हैदराबाद में, लेकिन मैं कैलकाटा में के ट्रांसफर कर सकता हूँ, ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। The customer is no longer the customer of the bank branch. He becomes the overall bank customer. मान लो मैं SBI में हैदराबाद में एक अकाउंट खोला था कहीं पे, अब मैं उस ब्रांच का नहीं, एज अ होल मैं SBI का कस्टमर हो चुका, अब कहीं से भी मैं जाके ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। KYC, नो योर कस्टमर, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स देना होता है यहाँ पे, बैंक आपसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सब पूछता है। 0 रुपी नोट क्या होता है? इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द NGO, फिफ्थ पिलर, इट इज अ बैंक note imitation issued to raise awareness about bribery and systematic political corruption। 0 रुपी नोट कुछ नहीं है, ये बेसिकली NGO का काम है, जो बेसिकली करप्शंस एंड ऑल ब्राइबरी इसके ऊपर अवेयरनेस जागरूक के लिए ये करते हैं। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या होता है? लीगल आइडेंटिफायर इज अ 20 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड बेस्ड ऑन ISO 7442 स्टैंडर्ड, जो बनाया IOC ने। It is a unique global reference number that connect to key reference information for clear and unique identification of legal entity। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई भी करता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये बनाया गया है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग आइटम, मान लो किसी को आपने लोन दिया कस्टमर को, अब वो आपको लोन नहीं रिपे कर रहा है, तो उसको आपको NPA करना पड़ेगा, ठीक है, किसी को भी। SBI RBI लोन एडवांस ऑन व्हिच इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल
अमाउंट इज पेंडिंग फॉर 90 डेज, 90 डेज से ज्यादा हो गया, आपको ना वो लोन दे रहा है, प्रिंसिपल पेमेंट कर रहा है, ना आपको वो जो है इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, तो आप उसको एनपीए घोषित करना पड़ेगा। बैड मनी मतलब, बैड बैंक मतलब, बैड बैंक इज अ बैंक सेट अप फॉर बाइंग एंड बैड लोन्स स्ट्रेस एसेट ऑफ अ फाइनेंशियल, मतलब जो भी एनपीए हो जाता है ना बैंक का, अब उसको तो कोई ना कोई खरीदेगा बेचेगा, कोई भी कोलेटरल दिया हुआ है, फ्लैट दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है, तो उसके लिए रिकवर करने के लिए जो भी है, सेल करने के लिए सब ये चलता है बैड बैंक। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देखो क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है, ये इंस्ट्रक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ पद्मनाभन कमिटी द बैंक इन इंडिया में रेटेड ऑन अ 5 पॉइंट स्केल ए टू ई बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सीए कैमल्स रेटिंग मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल है, इंटरनेशनल कैमल्स रेटिंग मॉडल, कौन क्या है, पद्मनाभन कमिटी। ओके, क्या क्या है, सी मतलब कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, अर्निंग, लिक्विडिटी, सिस्टम एंड कंट्रोल। ठीक है, दैट इज कैमल्स, ये याद रखना कैमल्स। इंपॉर्टेंट कमेटी रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स याद रखना। सबसे पहले नाचित मोर कमेटी, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड के लिए। जस्टिस एम बी शाह कमेटी, इन्वेस्टिंग ब्लैक मनी के लिए। पीजे नायक कमेटी, यह हुआ था गवर्नमेंट ऑफ बोर्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। जसबीर सिंह कमेटी, डिफरेंशियल प्रीमियम सिस्टम फॉर बैंक्स के लिए। दीपक मोहंती कमेटी, मीडियम टर्म पाथ फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। एलपी पार्थसारथी कमेटी, यूनियन कोऑपरेटिव बैंक कमेटी ऑन डेटा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। शंकर आचार्य कमेटी, फिजिबिलिटी ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर। बिमल जलान कमेटी, ये आपका इकोनॉमिक कैपिटल के लिए। सुरेश माथुर कमेटी, रिव्यूइंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क माइक्रो इंश्योरेंस के लिए। हर्षवर्धन कमेटी, डेवलपिंग हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटेशन मार्केट के लिए। उषा थ्रोत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई टास्क फोर्स और ऑफशोर रूपी मार्केट के लिए बहुत फेमस है। सुरजीत भल्ला कमेटी, हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इशू ऑफ एलिफेंट बॉम्ब टू रिकवर इतना ब्लैक मनी। और वीके कन्नन कमेटी, एटीएम इंटरचेंजिंग फी स्ट्रक्चर के लिए। तपन राय कमेटी, स्ट्रेंथनिंग द सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क। टीएन मोहन, इंप्रूविंग द सेकेंडरी मार्केट। नंदन नीलेकनी, बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल पेमेंट के लिए। और पीके मोहंती जो है, रिव्यू द प्रेजेंट ओनरशिप गाइडलाइन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर में। तो ये सभी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। अब हम लोग देखते हैं मार्जर क्या हुआ है। देखो, पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मार्च हो चुका है। कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक मार्च हुआ है। इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक, विजया बैंक, स्टेट बैंक के साथ जो भी सब्सिडरीज थे उनके वो, एंड महिला, भारतीय महिला बैंक, एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपका। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।